अगर मैं कहूँ कि कारगिल की उन जमा देने वाली बर्फीली चोटियों के बीच करोड़ों साल पुराने घने और गर्म उष्ण कटिबंधीय जंगलों की राख दबी हुई है, तो क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा? अरे सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है। मतलब बर्फ के रेगिस्तान में ट्रॉपिकल जंगल के अवशेष। लेकिन भूविज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत ही ठोस और प्रमाणित सच्चाई है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। अक्सर जब हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, खासकर हिमालय के बारे में, तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है, एकदम सफेद बर्फ से ढकी हुई नुकीली चोटियां। हाँ, जैसे किसी ने कैनवस पर बस सफेद रंग पोत दिया हो। बिल्कुल। लेकिन आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम हिमालय के उस सच को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर भूगोल की मोटी मोटी किताबों में कहीं पीछे छूट जाता है। आज हम उन सफेद चोटियों के नीचे उतरकर उन हरी भरी घाटियों और नदियों की बात करेंगे। और उस नए हिमालय की भी बात करेंगे जो आज भी अपना आकार बदल रहा है। क्योंकि एक आम धारणा यह है कि हिमालय बस एक विशाल स्थिर दीवार है, लेकिन असल में ये एक बेहद जटिल और जीवंत प्रणाली है। एक सेकंड, इससे पहले कि हम उन घाटियों में गहराई तक उतरें, मुझे लगता है हमें इस पूरी संरचना के आकार को समझना होगा। मतलब दुनिया की बाकी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। जी, जैसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत या उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। हाँ, ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं। लेकिन हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा एक विशाल धनुष है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होकर ये पूर्व में अरुणाचल के नामचा बरवा तक जाता है। 2500 किलोमीटर, ये एक बहुत ही शानदार विजुअल है। एक विशाल चापाकार या धनुषाकार पर्वत जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इस धनुष की एक बहुत ही खास बात है। अगर आप नक्शे पे ध्यान दें तो इसका पश्चिमी भाग काफी चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं ये हिस्सा बहुत संकरा हो जाता है। अच्छा, तो क्या इसी वजह से पूर्वी भाग की ऊंचाई ज्यादा है? मैंने पढ़ा था कि दबाव के कारण संकरा हिस्सा अधिक ऊंचा उठ गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। पूर्व में दबाव इतना ज्यादा था कि पहाड़ियां संकरी होकर ज्यादा ऊंचाई तक उठ गई। और इसके ठीक उत्तर में तिब्बत का पठार है और उसके पार क्युनलुन श्रेणी है। अब इस 2500 किलोमीटर के धनुष की बात हो ही रही है, तो इसके दोनों किनारों पर एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। हमारे नोट्स में इसे सिंटैक्सियल बेंड्स कहा गया है। मतलब हिमालय अचानक से नीचे की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, इसे हिमालय के तीखे मोड़ कह सकते हैं। ये पर्वत श्रृंखला सीधी नहीं जाती, बल्कि अपने दोनों छोरों पर दक्षिण की ओर मुड़ती है। तो अगर हम पश्चिमी छोर की बात करें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ है, वहां इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी और अफगानिस्तान में हिंद कुश के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी छोर पर जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ तो राज्यों के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं, है ना? बिल्कुल, वहाँ हिमालय कई पहाड़ियों में बढ़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकई बुम कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये नाम तो याद रखने में काफी आसान है, बस राज्यों के नाम पर ही है। और क्या इसकी कोई शाखा म्यांमार तक भी जाती है? जी हाँ, इसकी एक शाखा म्यांमार तक जाती है जिसे आराकान योमा कहते हैं। आराकान योमा, अच्छा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 2500 किलोमीटर लंबा धनुष आखिर बना कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी उत्पत्ति को लेकर भूविज्ञान में दो बहुत ही प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कोबर ने बताया कि जहां आज हिमालय शान से खड़ा है, वहां पहले टेथिस नाम का एक विशाल सागर हुआ करता था। एक मिनट, मतलब जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वहां कभी समंदर की लहरें उठती थीं? जी हाँ, बिल्कुल। उस टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड नाम का भूखंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। करोड़ों सालों तक नदियों ने इन भूखंडों से मलबा लाकर टेथिस सागर में जमा किया। तो वो मलबा जमा होता गया और फिर दबाव से उसमें सिकुड़न आने लगी? सही कहा। किनारों पर सिकुड़न से हिमालय और क्युनलुन पर्वत बने और बीच का जो समतल हिस्सा था वो तिब्बत का पठार बन गया। ये तो कोबर का सिद्धांत था, लेकिन मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा प्रमाणित सिद्धांत कोई और है। हाँ, वो है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ये सबसे सटीक माना जाता है। हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे 6 बड़ी प्लेटें हैं।
और उनमें से एक हमारी इंडियन प्लेट थी जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी। बिल्कुल, हमारी इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसकते हुए विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस भीषण टकराव से टेथिस सागर के मलबे में वलन यानी फोल्ड्स पड़ने लगे। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये किसी धीमी गति में हो रहे दो विशाल गाड़ियों के एक्सीडेंट जैसा है। जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो उनका बोनट कैसे सिकुड़कर ऊपर की तरफ उठ जाता है, बिल्कुल वैसे ही धरती की परतें सिकुड़कर ऊपर उठ गईं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इसी धीमे एक्सीडेंट से परतों में वलन पड़े। इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। और ये सब एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि सेनोजोइक महाकल्प के दौरान बहुत लंबे समय तक चलता रहा। एकदम सही। अब जब हम हिमालय की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ सबसे ऊंची चोटियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हिमालय से भी पहले वहां कुछ और मौजूद था। अच्छा, आप ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहते हैं, यह हिस्सा यूरेशियन प्लेट का भाग है, इसलिए ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। मतलब जब इंडियन प्लेट टकराई भी नहीं थी तब भी ट्रांस हिमालय वहां मौजूद था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ कोई वनस्पति या हरियाली नहीं मिलती। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम सबसे उत्तर में है ना? हाँ, काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, स्थित है। K2? और यहीं पर वो बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं जिनके बारे में हम अक्सर खबरों में सुनते हैं। सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल, सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और बाल्टोरा, ये सभी विशाल ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर ही हैं। और एक और रोचक बात, जब ये काराकोरम श्रेणी तिब्बत में प्रवेश करती है तो वहां इसे कैलाश श्रेणी कहा जाता है। अरे वाह, मतलब पवित्र कैलाश पर्वत इसी काराकोरम का हिस्सा है। और लद्दाख श्रेणी के बारे में क्या खास है? लद्दाख श्रेणी पर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसका नाम है राकापोशी। ये ढाल इतनी खड़ी है कि वहां चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। 2 नदियों के बीच में फंसी हुई है। जी, ये हमारे श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। सिंधु नदी, ये तो हमारे इतिहास और भूगोल दोनों के लिए बहुत अहम है। ये कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के ठीक बीच से होकर बहती है। और लद्दाख की राजधानी लेह भी तो इसी नदी के किनारे है ना? बिल्कुल, लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। तो ये तो हो गई ट्रांस हिमालय की बात। अब हम उस धीमे एक्सीडेंट के मुख्य नतीजे पे आते हैं। जब इंडियन प्लेट टकराई तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा ऊपर उठा? सबसे पहले उठा वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी श्रृंखला में मौजूद हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलें तो नामचा बरवा से शुरुआत होती है, फिर कंचनजंगा आती है। हाँ, और कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद मकालू और फिर नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर ऊंची। और एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा भी तो कहते हैं, जिसका मतलब है पर्वतों की रानी। सही कहा। एवरेस्ट के बाद मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी विशाल चोटियां आती हैं। अगर हम उत्तराखंड की तरफ आएं तो कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ जैसी चोटियां इसी वृहद हिमालय का हिस्सा हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी यही हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी इस वृहद हिमालय के दक्षिण में छिपी है। जब हम उन बर्फीली निर्दयी चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं तो परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। जी, अचानक से कठोर बर्फ की जगह मुलायम घास ले लेती है और हम लघु हिमालय या लेसर हिमालय में प्रवेश करते हैं। लघु हिमालय अपने आप में भूविज्ञान का एक चमत्कार है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इसकी मुख्य रूप से 5 श्रेणियां हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। बिल्कुल, पश्चिम से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी और फिर नेपाल में नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियां। रुको, पीर पंजाल पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पीर पंजाल सबसे पश्चिमी श्रेणी है और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर इसी श्रृंखला का हिस्सा है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। करोड़ों लोग हर साल जिस आस्था के सफर पर जाते हैं
वे असल में लघु हिमालय की इस भव्य संरचना पर ही चढ़ रहे होते हैं। और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रसिद्ध बनिहाल दर्रा इसी श्रेणी में है और उसी के अंदर मशहूर जवाहर सुरंग बनी है। एकदम सही। और धौलाधर श्रेणी को देखिए, हमारा खूबसूरत शिमला शहर इसी श्रेणी पर बसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वृहत हिमालय और लघु हिमालय इतने करीब हैं, फिर भी दोनों के वातावरण में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? वृहत हिमालय साल भर बर्फ से जमा रहता है, लेकिन लघु हिमालय इतना हरा भरा कैसे है? इसका सीधा सा कारण ऊंचाई का अंतर है। लघु हिमालय की ऊंचाई वृहत हिमालय जितनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीतोष्ण या टेम्परेट होती है। मतलब सर्दियों में तो यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लेकिन गर्मियों में वो बर्फ पिघलने लगती है। जी हाँ, और जब वो बर्फ पिघलती है तो इन पहाड़ों की ढलानों पर मुलायम घास के मैदान उगाते हैं। और स्थानीय लोग इन्हें बहुत ही काव्यात्मक नाम देते हैं। जम्मू कश्मीर में इन मखमली घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे मशहूर पर्यटन स्थल इसी का हिस्सा हैं। और अगर हम उत्तराखंड की तरफ जाएं तो इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या पयाल कहा जाता है। बिल्कुल। जब मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती है, तब लघु हिमालय का ये शीतोष्ण वातावरण श्रोताओं के लिए एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करता है। इसी वजह से शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत जैसे शहर विकसित हुए। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, इन श्रेणियों के बीच की खाली जगह भी बहुत अहम है। वृहद और लघु हिमालय के बीच समतल और सपाट खुली घाटियां मौजूद हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। अच्छा, अब यहाँ से हम कहानी के अगले हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। लघु हिमालय की इन घाटियों से जो नदियां बहकर नीचे आती हैं, वो अपने साथ लाखों टन पत्थर और मिट्टी काट कर लाती हैं। अब वो सारा मलबा जाता कहाँ है? यहीं से जन्म होता है हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला का, शिवालिक हिमालय। ये एक बहुत ही शानदार ट्रांजिशन है। शिवालिक सबसे दक्षिण में है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव आगे बढ़ा तो नदियों द्वारा लाया गया ये मलबा भी ऊपर उठ गया और इसने एक नई पर्वत श्रृंखला का रूप ले लिया। एक मिनट, मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन है। अगर ये सारे पहाड़ एक ही इंडियन प्लेट के टकराने से बने हैं, तो फिर शिवालिक को हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, वो एक्सीडेंट एक झटके में नहीं हुआ था। पहले धक्के में वृहद हिमालय उठा, फिर लाखों सालों बाद दूसरे धक्के में लघु हिमालय बना, और सबसे अंत में जब मलबे का ढेर बहुत ज्यादा हो गया तो तीसरे धक्के ने उसे ऊपर उठा दिया, जिससे शिवालिक का निर्माण हुआ। इसलिए ये सबसे नया है और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है। बिल्कुल। लेकिन शिवालिक के बारे में एक बहुत ही अजीब बात है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल कोशी नदी तक ही दिखाई देता है। कोशी नदी जो नेपाल से निकलकर बिहार में आती है। तो क्या कोशी नदी के बाद शिवालिक की पहाड़ियां अचानक से गायब हो जाती हैं? गायब नहीं होती, वे लघु हिमालय के साथ आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि पूर्वी हिस्से में इंडियन प्लेट का दबाव इतना ज्यादा है कि हिमालय बहुत संकरा हो गया है। मतलब पूर्व में जाकर दबाव इतना ज्यादा है कि चीजें आपस में चिपक गई हैं। हाँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये शिवालिक 4 अलग-अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम हैं डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये नाम किसी ज्योग्राफिकल डिक्शनरी से आए हुए नहीं लगते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नाम वहां रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। डफला पहाड़ी पर डफला जनजाति रहती है, मिश्मी पहाड़ी पर मिश्मी जनजाति। यह इस बात का एक खूबसूरत प्रमाण है कि कैसे पहाड़ वहां बसने वाले लोगों की पहचान का हिस्सा हैं। अब जहां पहाड़ होंगे वहां उनके बीच घाटियां भी होंगी। हमारे नोट्स लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों का जिक्र करते हैं, जिन्हें दून और द्वार कहा जाता है। जी, जैसे देहरादून और हरिद्वार। यही तो मैं सोच रही थी, पहाड़ों के बीच इतनी सपाट और उपजाऊ जमीन कैसे आ गई? इसका मैकेनिज्म बहुत ही रोचक है। जब शिवालिक की पहाड़ियां धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, तो लघु हिमालय से आने वाली नदियों का रास्ता रुक गया। वहां विशालकाय झीलें बन गईं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पहाड़ों के बीच मीठे पानी की विशालकाय झीलें। लाखों सालों तक उन झीलों में गाद जमा होती रहीं। फिर नदियों ने शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बना लिया। झीलों का पानी बह गया और पीछे रह गई गाद से बनी एक समतल जमीन।
जिसे आज हम देहरादून कहते हैं। बिल्कुल। मतलब जब हम देहरादून की सड़कों पर चल रहे होते हैं तो हम असल में लाखों साल पुरानी एक सूखी हुई झील के तल पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब नदियों के काटने की बात हो ही रही है तो चलिए वापस उन तीखे मोड़ों पर चलते हैं। बिल्कुल। पश्चिमी और पूर्वी छोर पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां गहरे गार्ज बनाती हैं। लेकिन नदियां पहाड़ को कैसे काट सकती हैं? पानी तो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। सामान्य नदियों के मामले में ऐसा ही होता है, लेकिन हम यहाँ पूर्ववर्ती नदियों या एंटीसीडेंट रिवर्स की बात कर रहे हैं। ये वो नदियां हैं जो हिमालय के पैदा होने से भी पहले से वहां बह रही थी। एक सेकंड, नदियां पहाड़ों से पुरानी हैं? बिल्कुल। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। जब हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि कारपेंटर की टेबल सॉ मशीन है। आरी अपनी जगह पर स्थिर होकर तेजी से घूम रही है और आप लकड़ी के एक मोटे टुकड़े को नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। नदी वो स्थिर आरी है और टेक्टोनिक प्लेट्स पहाड़ रूपी लकड़ी को ऊपर धकेल रही हैं। पहाड़ जैसे जैसे ऊपर उठता गया, नदी उसे काटती गई। और इसीलिए वहां अंग्रेजी के आई आकर की बहुत गहरी खाई बन गई, जिसे हम गार्ज कहते हैं। सिंधु नदी ने तो 5000 मीटर से भी गहरा गार्ज बनाया है। जी हाँ, और ये हमें वापस हमारी आज की चर्चा के सबसे बड़े रहस्य पर ले आता है, वही कारगिल के कोयले वाली बात। हाँ, कारगिल की जमा देने वाली जास्कर पहाड़ियों में एंथ्रासाइट कोयले का भंडार। एंथ्रासाइट कोयला तो तब बनता है जब घने और गर्म जंगल लाखों सालों तक मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। और कारगिल तो समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर एक बर्फीला रेगिस्तान है, वहां कोई जंगल नहीं उग सकता। तो वो कोयला वहां कैसे पहुंचा? क्या इसका मतलब ये है कि वो जगह कभी करोड़ों साल पहले घने जंगलों से भरी रही होगी? बिल्कुल। करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के पास थी। वहां का मौसम बेहद गर्म और नमी वाला था, और वहां विशालकाय उष्णकटिबंधीय जंगल थे। और फिर वो पूरी की पूरी इंडियन प्लेट उन दबे हुए जंगलों को अपने साथ लेकर उत्तर की ओर खिसकने लगी। जी, और जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो परतें ऊपर उठी। जो जंगल कभी भूमध्य रेखा पर थे, वो आज 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर कारगिल की जास्कर पहाड़ियों में बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक उष्णकटिबंधीय जंगल का एक बर्फीले पहाड़ में बदल जाना। यही तो भूविज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सतह पर जो दिखता है, असली कहानी हमेशा उसकी गहराइयों में छुपी होती है। क्या कमाल का सफर रहा ये। आज हमने हिमालय की उन सफेद चोटियों के पीछे छिपी एक पूरी दुनिया को डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे तैथस सागर से एक विशाल धनुष का जन्म हुआ, कैसे मर्ग और बुग्याल के घास के मैदान बने, और हमने ये भी समझा कि कैसे नदियों द्वारा लाए गए मलबे ने शिवालिक को जन्म दिया, कैसे देहरादून जैसी सूखी हुई झीलें बनी, और कैसे पूर्ववर्ती नदियों ने विशाल गार्ज बनाए। और अंत में वो कारगिल का कोयला। ये सब हमें बताता है कि पहाड़ सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है, वे एक जीवित तंत्र हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। आज हमने ये गहराई से समझा कि शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, और नदियां अपनी तेज धार से पहाड़ों को लगातार काट रही हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए श्रोताओं, जिस तरह कोशी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां आज भी बह रही हैं और पहाड़ों को काट रही हैं, तो आने वाली कुछ सदियों में ये नया हिमालय कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये नदियां अपनी ताकत से इन पहाड़ों का नक्शा पूरी तरह बदल देंगी? क्या पता, जिस शिवालिक को आज हम इस रूप में देख रहे हैं वो भविष्य में कुछ और ही बन जाए। आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन में बस इतना ही। हिमालय के रहस्यों की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।